नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो मैथ का जो सेक्शन है, पूरा मैथ का सब्जेक्ट है, इसको हम पूरा अच्छे से कवर करेंगे। वो भी टॉपिक वाइज पूरा कवर करेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन जो है इस एक वीडियो से केवल जो है बाहर ना जाए। ठीक है, चलिए, और इसको हम टॉपिक वाइज पूरा लिए। एक टॉपिक जैसे हम क्लियर करेंगे, जैसे आपका देखिए सरलीकरण ना, तो इस पर हम 2-3 सवाल ले लिए हैं ताकि आपका डाउट जो है पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं केवल एक सवाल लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, अगर आपको इस एक वीडियो से हेल्प मिलेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बाकी और लोगों के पास शेयर करने का काम करेगा। अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, सरलीकरण क्या मतलब होता है? सरल करना। तो जैसे देखिए, पहला एक क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, बोलेगा इसको सरल कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं। देखिए इसका नियम क्या होता है, सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं। देखिए अगर पाई होता है, जैसे किसी प्रश्न में पाई स्क्वायर होता है, तो सबसे पहले पाई को हल करते हैं। ठीक है, इसके बाद छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर इसके बाद जो मझले ब्रैकेट को हल करते हैं, इसके बाद तब बड़े ब्रैकेट को हल करते हैं। ठीक, ये होता है नियम। तो चलिए, लेकिन इसमें केवल छोटा ब्रैकेट और मझला ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, छोटे ब्रैकेट यहाँ पे है, छोटा ब्रैकेट यहाँ पे है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, 4 गुणे 5 है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, 4 गुणे 5 यानी कि इसको हम 20 कर लेते हैं। 20 की पावर -2 प्लस, और 1/10 को अगर हम हल करेंगे छोटे ब्रैकेट से हटा के, तो 1/100 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे मझला ब्रैकेट लगा देंगे इस प्रकार। ठीक, फिर इसके बाद जुड़ेगा क्या, 3 + 3/4, उसको हम जोड़ लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 1/20 को हम जो है वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/400 हो जाएगा। 20 का वर्ग कितना होगा, 20 20 यहाँ 400। फिर 1/100 का हम ऐसे ही 1/100 ऐसे ही नीचे उतार लेंगे। फिर इसके बाद हम मझला ब्रैकेट लगा के इसके बाद में करेंगे 3/4 जोड़ देंगे। अब देखिए, सारा कुछ क्रम से करेंगे। अगर हम जो है शॉर्टकट इसमें नहीं करेंगे, अगर आप शॉर्टकट करेंगे तो आपका नंबर जो है एग्जाम में काट सकता है, क्योंकि ये जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए हम एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे हर को पहले हम बराबर करने के लिए यहाँ पे हम 4 से गुणा करेंगे, यहाँ पर भी ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे। नीचे कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और हर दोनों में सेम है तो एक बार हम केवल उसको लिख लेते हैं। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे आप जो है एलसीएम ले लेंगे, 400 का और 100 का। तो इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो यह भी आपका कितना आएगा, 400 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको हम डायरेक्ट जो है 400 यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक, चलिए 400 हो गया। इसके बाद जो है 400 में अगर 400 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। और 1 से 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। इसके बाद क्या करेंगे आप, फिर ये 100 है, 100 से अगर आप 400 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। और 4 से फिर 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 1 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5/400 प्लस 3/4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी 400, यहाँ पे 4 है, तो इसको क्या करेंगे, हर समान करेंगे। तो ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देंगे। तो जब 100 से गुणा करेंगे नीचे कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो 400 एक बार लिख देंगे, ऊपर हो जाएगा 5 और ऊपर हो जाएगा 300। तो 300 + 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 305। जब 305 हो गया तो इसके बाद इसको हम कैंसिल कर देंगे, 5 से काटेंगे। तो 5 से काटने के बाद आपका ऊपर आ जाएगा 61 और नीचे आ जाएगा आपका 80। यानी आपका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा 61/80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 61/80। ये आपका पूरा आंसर राइट एकदम हो जाएगा, सही। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक दूसरा सवाल लेते हैं सरलीकरण पे। देखिए एक यहाँ पे दूसरा सवाल भी लिए हैं सरलीकरण का। सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। तो -3/2 है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसका वर्ग है, तो जब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। जब किसी भी का वर्ग करते हैं तो कितना हो जाता है, 9/4 हो जाता है। और माइनस में है तो वर्ग करेंगे तो वो प्लस में चला जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। अब ये कैसे होता है, देखिए जैसे मान लीजिए -2 और गुणे -2 है तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 आपका हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुणा, तो ये आपका हो जाएगा धनात्मक 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए तो ये हो जाएगा 3/2
का जब हम वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पावर जो है -3 यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसको हम अगर माइनस में कोई पावर रहती है तो हम उसको उलट लेते हैं संख्या को, तो ये हो जाएगा आपका 4/9 हो जाएगा। ठीक, जब ये 4/9 हो जाएगा तो ये 3 तो ऐसे ही रहेगा, तो क्या करेंगे इसका हम घन निकालेंगे, यानी कि 4/9 गुणे 4/9 गुणे 4/9 इसको हम 3 बार लिख लेंगे, यानी कि यह आपका हो जाएगा 64/729 आपका हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह भी देखिए आपका सरलीकरण का ही क्वेश्चन है। 25 की पावर 25 की पावर -3 है, गुणे 1/8 है, गुणे 3 की पावर -3 है, गुणे 4/3 की पावर -2 है, गुणे 10 की पावर 2 है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे इस माइनस चिन्ह को बदल लेंगे। तो माइनस चिन्ह देखिए पावर में जो माइनस ये 3 है, इसको हम क्या माइनस को हटाने के लिए हम 1/, के रूप में कर लेंगे सभी संख्याओं को। तो 1/25 की पावर 3 हो जाएगा, 1/8 है ही है, गुणे देखिए आप -3 है तो क्या हो जाएगा 1/3 की पावर प्लस में 3 हो जाएगा। फिर गुणे क्या करेंगे 3/4 कर लेंगे, जब यहाँ माइनस में है तो यहाँ पे आपका प्लस में आपका हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए 10 का स्क्वायर है, यहाँ पे 10 का स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब देखिए इसको हम हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे पावर 3 है तो इसको हम 3 बार क्या करेंगे गुणा कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 1/8 तो 1/8 लिख देंगे, 1/3 को 3 बार लिख लेंगे क्योंकि पावर 3 है, और 3/4 को 2 बार लिख लेंगे क्योंकि पावर 2 है, और 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आपका हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे 25 से हम देखिए यहाँ 25 से कम 25, 25 चौके 100 यहाँ पे हमने काट दिया, यहाँ पे हो जाएगा 4। अब देखिए 4 एकम 4 और यहाँ पे 4 एकम 4, यहाँ पे ये कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, बचा आपका यहाँ पे 1/3 बच गया, 1/8 बच गया, और यहाँ पे हो जाएगा 1/4, और आपका हो जाएगा यहाँ पे 1/625 यानी कि 25 गुणे 25। तो हम देखिए अगली लाइन में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1/625 ये आपका हो जाएगा, 1/8 यहाँ पे ये आपका उतर जाएगा, 1/3 यहाँ पे ये जो बचा है 1/3 यहाँ पे आ जाएगा, और 1/4 आपका जो है यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, ये वाला जो 4 है 1/4 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको हम आपस में गुणा कर लेंगे। देखिए गुणा कैसे करते हैं, 625 आपका ये है ही है, तो 8 तिरिक 24 आपका ये हो जाएगा, और 24 गुणे 4 कितने करना होता है 24 चौके 96, तो ये कितना हो जाएगा 1/96। तो 1/625 गुणे 1/96 करने पे आपका हो जाएगा 1/60,000, इसलिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1/60,000। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा एक सवाल और है, चौथा सवाल है यहाँ पे सरल करने के लिए दिया, क्योंकि आपका हम कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं एकदम। अब देखिए 2 की पावर 5 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे, यानी कि 2 की पावर 5 यानी कि 2 को हम 5 बार लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब ये 5 बार हो गया, इसका मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, यानी हम इतने वैल्यू को लिख सकते हैं हम 32। ठीक, और जिस संख्या के बटे कुछ नहीं होता उस संख्या के बटे हम 1 लिख देते हैं। ठीक, चलिए इतनी बात हो गई। अब बात आती है आगे 16 की पावर -2। देखिए जिसकी पावर किसी भी की पावर -2 है या कुछ भी माइनस चिन्ह में है, तो हम केवल माइनस को हटाने के लिए 1/16 लिख देंगे। अब ये माइनस चिन्ह हट जाएगा, लेकिन ये पावर 2 अभी भी रहेगा। ठीक, तो अब पावर 2 है तो इसका मतलब 1/16 गुणे 1/16 ये 2 बार है, माने कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/16। अब ये हो गया 1/16 पावर 2, इससे हम क्या करना देखिए यहीं पे लिख दिए हम। ठीक, इसके बाद क्या है, इसके बाद भागे में 1/2 की पावर 3 है, तो भागे में जो है 1/2 की पावर आपका 3 आपका हो जाएगा। अब कैसे 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर जो -3 है इसे माइनस से प्लस में बदलने के लिए हम 1/2 लिख देंगे, यहाँ पर माइनस हट जाएगा लेकिन इसकी पावर 3 रह जाएगा। ठीक, तो अभी जो है हम 3 को क्या करेंगे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक, चलिए अभी हम करेंगे आगे। चलिए अगली लाइन हम देखते हैं। देखिए
यहाँ पे हम 32/1 कर दिए, 1/16 गुणे 16 कर दिए। अब देखिए यहाँ पे भाग का चिन्ह है, तो फिर एक बार हम संख्या को पूरा परिवर्तित यानी कि पलट देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2/3 की पावर 1 की पूरे की पावर यहाँ पे हो जाएगा 3। यहाँ पे एक ब्रैकेट भी हम लगा सकते हैं, ठीक। अगर नहीं लगाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 2 की पावर 3 करेंगे तब भी वो 8 ही होगा, और 1 की पावर हम कितना भी कर लें वह 1 ही रहेगा, ठीक। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नियमतः जो हम ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक। आप जो हम यहाँ पे भूल गए हैं तो आप लगा लीजिएगा जो है पेपर में जब हल करिएगा। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, अब इसको हम काट देते हैं। 32/1 है, 1/16 गुणे 1/16 गुणे 8/1 कर लिए। अब 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 2 एकम 2, 2/16 आपका हो जाएगा इतना। अब 8 एकम 8, 8 एकम 8, यहाँ पे कट गया, यानी कि सारा कुछ संख्या कट गया। तो क्या हो जाएगा 1/1 आ जाएगा। 1/1 का मतलब क्या होता है 1, ठीक। क्या समझ में आ गया? उम्मीद है आपको ये सरलीकरण वाला चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए अब हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और ये फास्ट रिवीजन के तौर पे है वीडियो। ऐसा नहीं है कि ये पूरा मतलब कि क्रम से हम अच्छे से पूरा सारा कुछ एक एक करके बताएंगे कैसे किया आया। ये जो है आपका रिवीजन के तौर पे यह वीडियो बनाया गया है, ठीक। चलिए अब देखिए हम यहाँ पे देखते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज का क्या मतलब होता है, जैसे कोई भी साधारण ब्याज का मतलब ये होता है कोई भी विक्रेता या कोई भी, जैसे आप जानते हो कि एक महाजन होते हैं या कुछ लोग जो होते हैं गांव में जो क्या करते हैं ब्याज पे पैसा देते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप ब्याज पे 5,000 रुपये लेके आए, कितना रुपया 5,000 रुपये गाँव में, वह कहा कि हम 10% जो है वार्षिक पैसा लेंगे आपसे ब्याज। तो आप कहेंगे यानी कि 10% हमें जो है इसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो वह 10% कितना होता है, तो इस 5,000 पे जो 10% होता है इसी चीज़ को ऐसे हम निकाल लेंगे तो ये आपका 10% आ जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, आपको कितना आ जाएगा 5,000 में 500 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी कि जब आप 5,000 रुपया उधार लेके आए थे, जब उसको लौटाने जाएंगे 1 साल बाद, तो आप कितना देंगे, आप 5,000 नहीं देंगे, आप 5,500 देंगे। कितना देंगे 5,500 रुपया देंगे, यानी कि 500 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा। यही जो आपका 500 रुपया है यही आपका ब्याज कहलाता है, ठीक। यह तो आपका होगा साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि बैंक में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे तिमाही जो है ब्याज लगता है, कितना 3 महीने पे। तो जब 3 महीने पे ब्याज लगता है तो वहाँ पे यह 500 रुपया नहीं रह जाएगा 1 साल में, लगभग यह लगभग आपका हमारे समझ से आपका लगभग 500 के हिसाब से लगभग 550 आपका हो जाएगा, लगभग 50 रुपये और बढ़ जाएगा, लगभग 550 रुपये देना पड़ जाएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक। लेकिन अगर 1 साल में काउंट करेंगे तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक ही होता है। चलिए अभी हम इसको आगे समझते हैं अच्छे से, ठीक। चलिए देखिए एक सूत्र होता है साधारण ब्याज का, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये आपका एक सूत्र होता है साधारण ब्याज का। और चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100, ये आपका 100 है, और ऊपर पावर में समय है यानी कि टाइम। तो ठीक है, चलिए हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसके बाद तब अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। जैसे देखिए ये आपका पहला सवाल है, साधारण ब्याज की दर से 2,500 रुपये का 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। अब देखिए मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन आपका मूलधन और तथा ब्याज दोनों जब मिला देंगे तो आपका मिश्रधन आपका हो जाएगा। जैसे अभी जो 550 था वह मिश्रधन, 5,500 जो था वो मिश्रधन था, और 500 रुपये वो ब्याज था, और 500 रुपये मूलधन था, ठीक। चलिए इसको हम अच्छे से सबसे पहले कैसे हल करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम कि प्रश्न में दिया गया है। अब प्रश्न में क्या दिया गया है, 2,500 रुपये मूलधन दिया गया है, दर 6% दिया गया है, समय 2 वर्ष 6 माह दिया गया है। तो ब्याज का सूत्र लगाएंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो 2,500 मूलधन गुणे दर 6%
गुणे 2.5 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष 6 माह क्या कह सकते हैं हम, 2.5 वर्ष कह सकते हैं। तो 2.5 वर्ष भी लिख सकते हैं, या हम इसे लिख सकते हैं 2 सही 1/2 भी लिख सकते हैं, या 2 वर्ष 6 माह भी लिख सकते हैं। सारी बात एक ही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे। देखिए 0 से 0 यहाँ पे कट गया। इसके बाद यहाँ पे 25 गुणे 6 गुणे 2.5 बचा, ठीक। तो 2.5 गुणे हम 6 जब गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 और 6 25 30, यह मिला के आपका हो जाएगा। देखिए पहला सवाल आपका है, साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपये का 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम हल करके लिखेंगे, दिया गया मूलधन बराबर 2500, दर बराबर 6%, समय बराबर 2 वर्ष 6 माह। तो हम सूत्र लगाएंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो उसी सूत्र पर हम रख देंगे। जो सूत्र पे रखने के बाद जो है इसको हम हल करेंगे, तो 2500 गुणे 6% गुणे 2.5/100। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 00 से 00 कट जाएगा, और 6 गुणे 25 करेंगे तो 150, और गुणे 2.5 बचेगा। तो 2.5 से जब हम 150 में गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा कितना, 375। तो यह आपका ब्याज आ गया। लेकिन हमसे ब्याज तथा मिश्रधन दोनों पूछा है, तो मिश्रधन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्याज और प्लस मूलधन दोनों जोड़ देंगे। तो ब्याज आपका 375 आ जाएगा, और मूलधन आपका 2500 दिया गया। तो टोटल आपका हो जाएगा 2875, आपका उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक। क्या आपको समझ में आया इतना? उम्मीद करेंगे आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा हम सवाल। रवि ने एक बैंक में, चलिए देखिए यहाँ पे दिया गया है, रवि ने एक बैंक में 10,000 रुपये जमा किए। 2 वर्ष बाद कुल कितने रुपए मिले यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है? तो देखिए अभी तो हमने साधारण ब्याज वाला देखा है, अब यहाँ पे आ गया है चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ये आपका हो गया रेट हो गया, यानी कि जिसे हम दर कहते हैं, ये हो गया टाइम, यानी कि जिसे हम लोग समय कहते हैं। चलिए हम सूत्र पे जो है इसको हल करके दिखाते हैं। इसका देखिए सूत्र आपका होता है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे सूत्र होता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल अमाउंट ब्रैकेट में 1 प्लस रेट बटे 100 इसकी पावर n। n मतलब टाइम होता है, यानी कि कितना टाइम से, मतलब 2 साल 3 साल, यहाँ पे जितना साल होगा इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। चलिए इस सूत्र पे जो है हम सवाल को लगाते हैं। चलिए देखिए सूत्रानुसार हमने देखिए यहाँ पे सूत्र लिख दिया है। इसके बाद हम प्रिंसिपल अमाउंट की जगह 10,000 लिखेंगे, प्लस 1/8/100 की पावर 2 करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 या कम यहाँ पे 100 कर लेंगे, और प्लस जोड़ लेंगे 8, 108/100 हो जाएगा। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे तो आपका 54/50 हो जाएगा। तो 54/50 गुणे 54/50, क्योंकि ये 2 बार पावर है तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे, ठीक। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 0 कट जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 5 5 25 हो जाएगा। तो 25 से हम क्या करें, 25 से कम 25, 25 चौगा 100, ये पूरा कट गया, यहाँ पे बचेगा 4। अब देखिए यहाँ पे कितना बचता है, 25 गुणे 4, सॉरी 54 गुणे 54 गुणे 4 आपका बच जाएगा। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम पूरा गुणा कर लेंगे। तो जब आप पूरा जब गुणा कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 11,664 रुपये आपको टोटल मिल जाएगा। अब इसमें आपका मूलधन भी रहेगा और आपका ब्याज भी रहेगा। अगर पूछ लेगा केवल ब्याज कितना हो जाएगा, तो केवल ब्याज के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज माइनस मूलधन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 11,664 है, ये पूरा मिला। अब इसका ब्याज मूलधन कितना था, तो मूलधन आपका 10,000 था, तो 10,000 क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 1,664 रुपये। इसका क्या हो जाएगा, केवल चक्रवृद्धि ब्याज केवल होगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो सवाल पूछेगा जैसे वो आप उसको उत्तर दे दीजिएगा ऐसे ही, लेकिन ऐसे ही पूरा जो है अच्छे से जो है लगाइएगा, तब आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए एक सवाल और हम जो है
इसी ब्याज पर जो है लिए कितने धन का मिश्र धन 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाएगा। अब देखिए पूछा गया है ऐसा कौन सा धन है जिस धन पर 5% वार्षिक अगर ब्याज की दर रहे तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा। ये देखिए साधारण ब्याज पे आपका सवाल है। तो यानी कि ब्याज मिलाने पर और मूलधन मिलाने पे दोनों मिलाने पे आपका 575 आपका हो जा रहा है। ये ऐसा सवाल में कहा गया है। तो हमें मूलधन पता नहीं तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना यक्स धनराशि रही होगी, हमने मान लिया यक्स धनराशि रही होगी, तो हम क्या करेंगे मूलधन की जगह पे यक्स लिख लेंगे, क्योंकि हम हमेशा लिख दें मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 इज इक्वल टू ब्याज, मतलब वही आ रहा है आपका। ठीक है, तो चलिए देखिए यक्स गुणे 5% गुणे 3/100 करेंगे। अब यहाँ पे ये आ जाएगा ब्याज। अब ब्याज यहाँ पे आ जाता है, ब्याज आएगा तो लेकिन यहाँ पे दिया गया क्या, इतना हो जाएगा, यानी कि ब्याज भी है इसमें और इसमें मूलधन भी है। तब हम ब्याज में से यानी कि जो पूरा मिश्रधन में से अगर हम जो है ब्याज को निकाल देंगे, सॉरी मूलधन को निकाल देंगे तभी तो ब्याज आ जाएगा। अब देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है आपका मिश्रधन माइनस मूलधन, यही तो होता है। मूलधन आपका क्या है, यक्स है, क्योंकि हमने माना कि माना यक्स धनराशि होगी। यहाँ पे हमने जो यक्स माना है यह क्या है, ये हमने मूलधन माना है। तो जब मिश्रधन में से जब हम यक्स जब निकालेंगे तभी तो ये जाके आपका ब्याज आ जाएगा, क्योंकि ये ब्याज का ही सूत्र लगा है। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। तो चलिए बस इसको अब हल कर लेते हैं। अब हल कैसे करेंगे इसको देखिए, बहुत ही आसानी से हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऊपर ऊपर जो गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 15x। कितना हो जाएगा 15x। यहाँ पे बचेगा 100, तो हम क्या करेंगे 100 को यहाँ पे ले जाके अभी गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 15x। यहाँ पे ले आके अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 575 गुणे 100 से गुणा करेंगे तो आपका 57,500 आपका हो जाएगा, और माइनस x से अगर गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा -100x। ठीक, तो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे अगले स्टेप में 115 बराबर, अब 115 कैसे आ जाएगा, यहाँ पे -100x है तो यहाँ पे प्लस में 100x है, तो यहाँ पे आ जाएगा धनात्मक में इधर आके जुड़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा कितना 115x हो जाएगा। तो 115x बराबर 57,500 और x बराबर आपका 115 से भाग देंगे तो आप कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 500। कितना आ जाएगा आपका 500 आपका यह ब्याज आ गया। ठीक, कि क्या आ गया, सॉरी 500 आपका आ जाएगा मूलधन, क्योंकि हमने मूलधन ज्ञात किया है ना, क्योंकि हमें मूलधन ही ज्ञात करना है, तो इसलिए आपका जो है 500 आपका आ जाएगा। यानी कि वह धन कितना रहा होगा, वह धन आपका 500 रुपया रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपको समझ में आया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से चलिए देख लेते हैं। देखिए कितने धन का मिश्रधन 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 575 हो जाएगा। यानी कि इसमें धन भी हमारा इंक्लूड है और ब्याज भी इंक्लूड है। ठीक, तो यानी कि यहाँ पे जब ब्याज आता है तो अगर हम मूलधन घटा लेंगे मिश्रधन में से तभी तो जो है हम ब्याज निकाल पाएंगे, क्योंकि सूत्र ही यही होता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक, तो बस उसी को हम हल कर दें। तो जब यहाँ पे हम हल करेंगे पूरा अच्छे से तो यह आपका निकल के आ जाएगा, पूरा धन आपका निकल के चला आ जाएगा। जब धन निकल के आ जाएगा धन आपका कितना हो जाएगा 500। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर आपका है घन, घनाभ, आयतन एवं धारिता। इन सब चीज़ों पे अच्छे से जो है अच्छे से विस्तार से पढ़ते हैं, क्योंकि हर टॉपिक से आपका सवाल आ जाएगा। ठीक, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपका हर टॉपिक से आएगा, न्यूनतम 1 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए पहला सवाल है, एक घनाभकार टंकी की धारिता, एक घनाभकार टंकी की भीतरी भुजा। अब घनाभकार कैसे हो जाए, ऐसे हो जिसकी सारी भुजाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो, वो उसे क्या कहते हैं, घन कहते हैं या घनाभाकार कहते हैं। ठीक, तो घनाभाकार टंकी या घनाकार टंकी है। घनाभ तो आपका जो ऐसे हो जाएगा ऐसे करके, यानी कि वो आयत का जो है होता है। ठीक, और घन जो किसका बनता है, वर्ग से बनता है। ठीक है,
अच्छा, अगर जिसको नहीं समझ में आएगा कोई सवाल तो वह लोग कमेंट में ज़रूर बताइए क्या नहीं समझ में आया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, पहला सवाल है आपका, एक घनाकार टंकी की भीतरी भुजा 30 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए भीतरी भुजा कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। चलिए, पानी से पूरी भरी है, या टंकी पानी से पूरी भरी है, तो अगर घनाकार है तो यह भी तो 30 होगा, यह भी तो 30 होगा, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 30 ही होगा। यह भी तो 30 होगा, यानी कि यह सब क्या, यह सब 30 होगा। यह भी कितना होगा, 30 ही होगा, क्योंकि घनाकार है। घनाकार की क्या होती है, भुजाएं सभी बराबर होती हैं। यदि इसमें से 7 लीटर पानी निकाल दिया जाए, यानी कि ये जो पानी भरा है इतना पानी ऐसे 7 लीटर मान लीजिए निकाल दिया गया। चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं। यहाँ पे ऐसे मान लीजिए ये जितना हम कलर कर दे रहे हैं, मान लीजिए इतना पानी निकाल दिए, और इतना पानी कितना रहा होगा, 7 लीटर रहा होगा। कितना रहा होगा, 7 लीटर। चलिए इसको जो अच्छे से कलर कर देंगे तभी जो पता चलेगा कि हाँ कितना पानी निकला है। अब यह जो है, ये जो लाल कलर वाला जो भाग है, यानी कि इतना भाग जो पानी इस टंकी में से निकल चुका है। अब जो सफ़ेद वाला जो भाग है, यह जो है भरा हुआ है अभी पानी से, ठीक है। कहा कि 7 लीटर पानी जो है निकाल दिया जाए तो टंकी में पानी की ऊंचाई कितनी रह जाएगी, यानी कि यह जो ऊंचाई है, यह ऊंचाई कुछ 30 से जो है कुछ कम हो जाएगी। कहने का मतलब ये चाह रहा है, अगर भाई आप टंकी में से अगर आप पानी निकाल लेंगे कुछ मान लीजिए 7 लीटर, तो कुछ पानी जो 7 लीटर और रहा होगा तो वह कुछ कम हो जाएगा 7 लीटर ना। तो आप बोलेंगे हाँ कम हो जाएगा। सवाल में दिया गया कि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर दिया गया है। तो चलिए हम लगाते हैं, सवाल को हल करते हैं। लिखेंगे, दिया गया है टंकी की भुजा 30 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन कितना होता है। तो घन का आयतन होता है भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, यानी कि भुजा का क्यूब होता है, ठीक है। तो भुजा का जब क्यूब होता है तो हम क्या करेंगे, इसको हम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, उसकी सबसे पहले हम आयतन निकालेंगे। तो आयतन जब निकालेंगे 30 गुणे 30 गुणे 30 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 27,000 घन सेंटीमीटर। इसमें पानी आएगा पूरा, टंकी में कितना पानी आएगा, 27,000 घन सेंटीमीटर पूरा पानी आएगा। अब तो हमें पता यह चल गया कि इसमें जो है इस पूरी टंकी में 27,000 क्या है, घन सेंटीमीटर पानी इसमें आया है। या हम ऐसे मान सकते हैं, अगर 1 लीटर बराबर अगर ये कहा 1000 घन सेंटीमीटर, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें 27 जो है लीटर पानी आएगा। कितना आएगा, 27 लीटर पानी आएगा। अब वह कहा कि 7 लीटर पानी निकाल दिया जाता है। प्रश्न में दिया गया है कि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, तो 7 लीटर बराबर 7000 घन सेंटीमीटर। तो इसमें प्रश्न में कहा गया है कि टंकी में से 7 लीटर पानी निकाल दिया जाए। देखिए, टंकी में से 7 लीटर पानी निकाल दिया जाए, तो जब 7 लीटर पानी निकाल दिया जाएगा तो आपका 20 लीटर तो पानी बचेगा, क्योंकि 27 लीटर उसकी क्षमता है। तो 27,000 घन सेंटीमीटर माइनस 7,000 घन सेंटीमीटर में से अगर घटाएंगे तो 20,000 घन सेंटीमीटर आपका बचेगा। तो यानी कि वह जो 20,000 घन सेंटीमीटर है वह आपका जो है यानी कि 20 लीटर के बराबर है। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। तो 20,000 घन सेंटीमीटर बराबर दिया गया आयतन में 30 लंबाई और 30 चौड़ाई, इसकी ऊंचाई जो है नहीं पता है, क्योंकि ऊंचाई तो जो है वही तो ज्ञात करना, कितना पानी निकाल दिया और कितना ऊंचाई बचा, यही तो प्रश्न पूछा गया है। तो आप बोलेंगे हाँ। तो क्या करेंगे, 3 तिरिक्का 9 और डबल 0 लगा देंगे। 3 तिरिक्का 30 तिहाई 900 आपका हो जाएगा 30 गुणे 30 करने पे। तो 900 हो जाएगा। 900 से इसको 2 0 काटेंगे, 9 से इसमें भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 22.22। कितना आपका हो जाएगा, 22.22 घन सेंटीमीटर आपका इसका ऊंचाई हो जाएगा। घन सेंटीमीटर नहीं बल्कि केवल सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगा, क्योंकि जब केवल एक दिशा होती है तो उसमें जो है एक मात्रक का प्रयोग करते हैं, ठीक, केवल सेंटीमीटर का। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार हम चलिए फिर से बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई टंकी थी, ऐसे ही कोई टंकी थी। अब इसमें कहा है कि 27 लीटर पानी था, इसकी जो है लंबाई और ये चौड़ाई 30 दिया गया है। लेकिन इसमें ये कहा है कि अगर इसमें से 7 लीटर पानी निकाल दिया जाता है तो कितना बचेगा, 20 लीटर पानी बचेगा।
आप कहेंगे हाँ बिल्कुल 20 लीटर पानी बचेगा। और इसको घन सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम 1000 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 20,000 बराबर। यहाँ पे 2 भुजा 2 30 और गुणे 30, तो 30 गुणे 30 यहाँ पे कर लेंगे। गुणे ऊंचाई दिया नहीं, वही तो ज्ञात करना है, बस इसको हम हल कर लेंगे तो वही आपका आ जाएगा। ऊंचाई कितना आ जाएगा 22.22 सेंटीमीटर आपका इसका ऊंचाई आपका आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात दिया 4:5:6 का अनुपात दिया, उसका आयतन 960 घन सेंटीमीटर हो तो घनाभ की मापे यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताइए। तो जैसे इसका देखिए ऐसे एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए 4, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे, या इसको हम x के रूप में लिखेंगे क्योंकि अनुपात में है ना, अनुपात में हमेशा x के रूप में 4x गुणे 5x गुणे 6x आपका हो जाएगा यह, इसके बराबर 960 घन सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। ठीक, अब इसके हम जब गुणा करेंगे 4×25 = 20, 20 120 x पावर 3 बराबर 960 सेंटीमीटर क्यूब आपका हो जाएगा। तो यह जब 0 से 0 कटेगा 12×96, यह आपका हो जाएगा 8 घन सेंटीमीटर क्यूब आपका हो जाएगा। लेकिन जब इसकी एक भुजा जब ज्ञात करेंगे केवल लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए, तो यह आपका हो जाएगा 8 क्या घन सेंटीमीटर क्यूब में, जब सेंटीमीटर में इसकी केवल भुजा निकालेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा 2 आपका आ जाएगा। तो जब 2 आ जाएगा तब हम सभी ये जो x में दिया गया है 4:5:6 में, उसमें हम क्या करेंगे सब में गुणा करेंगे, तब वही आपकी भुजा निकल जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं कैसे किए यहाँ पे। देखिए 4x/5x/6x बराबर 120 घन सेंटीमीटर जो है, यानी कि इसका जब गुणा करेंगे 4×25 20, 20×6 120 x क्यूब ये आपका आ जाएगा। यह घनाभ का आयतन दिया गया है इतना 960 घन सेंटीमीटर क्यूब। तो हम क्या करेंगे 120 घन सेंटीमीटर नहीं बल्कि करेंगे 120 x क्यूब बराबर 960 घन सेंटीमीटर कर लेंगे बराबर करके। तो x क्यूब बराबर 120 यहाँ पे बटे में आ जाएगा, जब हम काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब बराबर 8, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब जो यहाँ पे 4x है 5x है 6x है, यह सभी भुजा की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है। तो हम क्या करेंगे x का मान यहाँ पे रख देंगे, तो 4×2 रखेंगे तो 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगा। 5×2 करेंगे तो 10 सेंटीमीटर इसका जो है चौड़ाई आ जाएगा, और 6×2 लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आपका हो जाएगा। यानी कि वह जो घनाभ का लंबाई चौड़ाई जो ऊंचाई है 8, 10 और 12 के रूप में है, यानी कि यह सेंटीमीटर के रूप में है। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस सवाल को ऐसे मत लीजिए केवल यही सवाल आपका पेपर में आ जाएगा। हाँ, इस टाइप का नंबर या उसका जो है संख्या बदल के इसी टाइप का सवाल आपके पेपर में पूछा जा सकता है। बस हमारा ये काम है कि आपको अच्छे से समझा देना। अगर आपको सवाल नहीं आ रहा है तो बस आप इसको अच्छे से समझ जाइए बस। चलिए देखिए, एक दीवार की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, मीटर में दिया गया है 5 मीटर, तथा ऊंचाई है 3.5 मीटर तथा मोटाई है 33 सेंटीमीटर। देखिए अब यहाँ पे मात्रक सेंटीमीटर में दिया है और सभी ये दिया है मीटर में, तो हम क्या करेंगे सभी को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे सभी को जो है सेंटीमीटर में बदल लेंगे, या जो है सभी को मीटर में बदल लेंगे, तो हमें आसान होगा सेंटीमीटर में ही बदल लेंगे। ठीक है, इसके बाद दिया गया है लंबाई चौड़ाई व मोटाई क्रम से 25 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर है। इस दीवार को बनाने में कुल कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। अब देखिए एक ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना दिया है और दीवार का इतना दिया है, तो हम क्या करेंगे दीवार वाले लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में ईंट वाली लंबाई चौड़ाई से भाग दे देंगे, तो क्या आपका ईंटों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो कैसे सबसे पहले हम मात्रक को चेंज कर लेंगे। देखिए मीटर से हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये आपका जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो ऊपर हम लिखेंगे क्या
ईंटों की संख्या बराबर 500 गुणे 350 गुणे 33 सेंटीमीटर यहाँ पे, और बटे 25 गुणे 10 गुणे 7.5। अब इसको जब हल करेंगे तो यह है आपका निकल के आ जाएगा 25 से कम 25, 25 जो है 25 दूना 50, एक जीरो लग जाएगा, एक जीरो से एक जीरो आपका कट जाएगा इधर, और बचेगा आपका जो 20 गुणे 35 गुणे 33 बटे 7.5। जब इसको हम इसका जब हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 3080। कितना आ जाएगा? 3080 आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो कितने ईंटों की संख्या लगेगी? 3080 ईंट लगेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है 6 मीटर लंबाई 2.5 मीटर ऊंचाई तथा 15 सेंटीमीटर मोटाई वाले एक दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए दिया गया है, अगर इसको हम सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो सेंटीमीटर में कर सकते हैं, मीटर में बदलना चाहें तो मीटर में कर सकते हैं। तो हम इसको मीटर में बदल लेते हैं। ठीक है, आयतन बराबर क्या होता है? किसी भी बर्तन का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो हम क्या करेंगे 6 गुणे 2.5 गुणे 0.15। अब देखिए 0.15 को हम क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर था, इसको हम जब 100 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 0.15। ठीक है, इसलिए आपका आ जाएगा 0.15 आपका हो जाएगा, क्योंकि इसको हम मीटर में चेंज कर दिए। मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं, और सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम चेंज करने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 2.25 घन मीटर आपका हो जाएगा इसका दीवार का आयतन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला वृत्तखंड, वृत्त, त्रिज्यखंड यानी कि वृत्त से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न में कहा गया कि चित्र ओ में वृत्त का केंद्र है। देखिए एक वृत्त है इस प्रकार, ऐसे ही ओ इसका केंद्र है। आप बोलेंगे हाँ ठीक है। एपी स्पर्श रेखा है, एपी एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, पीए की लंबाई ज्ञात कीजिए। पी ए मतलब वही एपी की लंबाई ज्ञात कीजिए जहाँ ए स्पर्श बिंदु है। ठीक है, एक स्पर्श बिंदु है। अच्छा, ओपी की एपी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक चीज़ और देना चाहिए, क्योंकि सवाल में दिया गया है ओपी बराबर 13 सेंटीमीटर, यहाँ पे दे देना चाहिए ओपी बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, या हो सकता है हम क्वेश्चन लिखने में भूल गए हों। ठीक है, जबकि देना चाहिए। तो मान लीजिए ऐसे चित्र दिया रहेगा तो पूछेगा इसका जो है कितना हो जाएगा, इसका ये लंबाई कितना सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए ये है आपका 5 सेंटीमीटर और यह है आपका 13, ये जो कि सवाल में दिया गया है। हालांकि सवाल में हम भूल गए हैं, लेकिन आप लोग जो है इसको मान के चलिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यह जो होगा तो यहाँ पे एक समकोण बनाएगा। क्या बनाएगा? एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। तो आप एक पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़ेंगे पाइथागोरस में कि कर्ण का जो है वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ऐसा आपने जो है पढ़ा होगा। तो क्या करते हैं हम, कर्ण का वर्ग क्या है? ओ और पी, यह क्या, यह कर्ण आपका है। तो ओ पी का वर्ग बराबर ओ ए का वर्ग धन ए पी का वर्ग, ऐसे प्रकार कर लेंगे। तो 13 का वर्ग यानी कि ओ पी जो दिया गया है इसको कर लेंगे, और 5 ओ ए का वर्ग दिया 5 का वर्ग कर लेंगे बराबर ए पी का स्क्वायर। इस प्रकार हम करने के बाद जो आगे जब हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 13 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग बराबर ए पी का स्क्वायर। तो ए पी का स्क्वायर इधर ही रहने देंगे और इधर 5 का वर्ग इधर लेते जाएंगे। इधर हो जाएगा आपका 169 आपका हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्योंकि इधर 5 का वर्ग करेंगे 25 धनात्मक में, तो इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस में। तो जो हम करेंगे तो आपका हो जाएगा 144। तो ए पी का वर्ग बराबर 144, तो ए पी बराबर अंडर रूट में 144, तो ए पी बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसका जो है वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक, तो ये इसकी भुजा जो हो जाएगी यह जो है ए पी बराबर, यह जो ए पी बराबर है यह आप कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। ठीक, 12 सेंटीमीटर।
आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है अच्छे से, क्योंकि अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय पता है तो ये आप सवाल लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे? कर्ण का वर्ग बराबर जो होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही आपका होता ही है। तो हमने लिखा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग करके लगा दिए, सवाल का उत्तर आ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्श्व आकृति में वृत्त ओ वृत्त का केंद्र है। AC और B वृत्त पर 3 बिंदु हैं। ACB 3 बिंदु हैं, जिसमें कोण AOB का प्रत्यावर्ती कोण 240 अंश है। AOB का प्रत्यावर्ती कोण 240 अंश है। ठीक, अब बोला कि कोण ABC का मान कीजिए। कोण AB यानी कि AB और C यानी कि ये वाला हमें मान ज्ञात करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे ऐसे करके। देखिए, पहले इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसको हम थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, फिर इसके बाद हम चलिए इतना ही कर लेते हैं, क्योंकि अभी समझाने में आपको दिक्कत हो नहीं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें निकालना है आपका ये चीज़, ये निकालना है। तो किसी भी वृत्त का कोण 360 अंश होता है। ये पूरा मान कितना हो, 360 अंश हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कोण ओ का मान निकालने के लिए 360 माइनस जब 240 करेंगे तो 120 अंश आपका हो जाएगा। यह जो मान आ जाएगा ये आपका 120 अंश हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ ठीक, कैसे हो जाएगा? 360 में से आपका हम क्या करेंगे, 240 घटा लेंगे। तो AOB बराबर 120 है, तो ABC बराबर, जिसे कोई भी त्रिभुज होता है, कोण त्रिभुज त्रिभुज ABC हो चाहे त्रिभुज ABO हो, दोनों जो कोण आपका किसी भी त्रिभुज के कोणों का अंतःयोग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो अगर आप लिखेंगे त्रिभुज AOB बराबर निकालेंगे तो 360 ये जो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 120 है ये आपका। तो हमें क्या निकालना है, कोण A निकालना है और कोण B का मान पहले निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 180 माइनस 120 कर लेंगे, कितना हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए, हम अच्छे से लिखें। तो हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABC बराबर 180 अंश है। कितना है, 180 अंश। तो हम क्या करेंगे, कोण ABO प्लस कोण OAB। अब देखिए यहाँ पे चित्र में देखिए यहाँ पे, यानी कि इसकी केवल बात करिए, चाहे इसकी बात करिए चाहे इसकी बात करिए, दोनों बात एक है। अगर इसकी बात करेंगे तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 होता है। तो 180 माइनस अगर 120 घटा लेंगे तो यह दोनों भुजाओं जो है पता लग जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120 करेंगे कितना आ जाएगा, 60 आएगा। और 60 में दोनों कोण है, तो जब दोनों कोण को जब बांटेंगे तो एक आपका हो जाएगा 30 अंश, एक आपका हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इधर हम लगाए हैं कोण ABO प्लस कोण OAB बराबर कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। तो जब दोनों कोण बराबर है, ABO प्लस और कोण OAB दोनों बराबर है आपस में, जब दोनों कोण, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो आपका एक कोण का मान निकल के आ जाएगा 30 अंश आ जाएगा। तो इसलिए कोण ABO बराबर 30 अंश है, तब त्रिभुज नहीं, कोण CBA बराबर 30 अंश ही होगा। इस प्रकार जो हम लगाएंगे तो यह आपका लग जाएगा। ठीक, ऐसे ही लगता ही है ये सवाल। अब इसको हम जूम करके एक बार हम अच्छे से समझा दे रहे हैं आपको। चलिए, अब समझ में आपको आएगा। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ये है आपका 240 अंश, ये आपका 120 अंश निकल जाएगा। ठीक, कैसे निकलेगा, क्योंकि किसी भी वृत्त में बना कोण 360 अंश का होता है। 360 में से 240 घटाएंगे, 120 अंश आ जाएगा। हमें निकालना है यह कोण निकालना है, यह कोण। ठीक, यह कोण पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, तो चाहे इस त्रिभुज में चाहे इस त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज में से कोई त्रिभुज ले लेंगे। चलिए हम इस त्रिभुज को ले रहे हैं, क्योंकि इसकी एक कोण पता है। एक कोण या 120 अंश है, यही दोनों कोण पता करना है। ठीक,
और प्रश्न हमें केवल यही एक कोण पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इसे मिलाकर 180 अंश होना चाहिए। तो 180 अंश माइनस 120 जब करेंगे तो आपका हो जाएगा 60 अंश। कितना हो जाएगा, 60 अंश। तो यह कोण और यह कोण दोनों मिलाकर 60 अंश हो जाएंगे। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि दो कोण बराबर जब 60 अंश हो रहा है तो एक कोण बराबर कितना हो जाएगा, 60/2 आप कट जाएगा, आपका हो जाएगा 30 अंश। यानी कि इस एक कोण का मान कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। तो यही तो पूछा है, चाहे यह पूछा है चाहे यह पूछा, क्योंकि यह दोनों कोण बराबर है तो इसलिए आपका यह भी आपका 30 अंश आपका हो जाएगा। चाहे यह पूछा यह भी आपका 30 अंश हो जाएगा, यह पूछेगा यह भी आपका 30 अंश हो जाएगा, यह पूछेगा यह भी आपका 30 अंश आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वही चीज़ें हम जो है लिख के बताए हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल है आपका है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि कोण OBC यानी कि OBC कोण OBC 40 अंश दिया गया है और कोण BAC का मान दिया गया है, कोण BC और A का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। यानी कि कोण BCA का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोण B तथा कोण C बराबर है। यहाँ पे देखिए ये अलग कोण B तक कोण C बराबर है, तो यह भी आपका कोण C भी 40 अंश आपका हो जाएगा। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो किसी भी त्रिभुज का अंतः कोण 180 अंश होता है, तो OBC बराबर त्रिभुज OBC बराबर 180 अंश है। तो 180 माइनस 40 प्लस 40 जब घटाएंगे तो यह आपका हो जाएगा 100 अंश। तो यह जो है आपका कोण है यह आपका 100 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 अंश, 100 अंश आपका आ जाएगा। ठीक, जब ये 100 अंश आ जाएगा आपका, तब क्या करेंगे, केंद्र पर बना कोण उस त्रिज्य खंड का परिधि पर आधा होता है। कितना होता है, यहाँ पे देखिए यह एक थ्योरम होता है कि केंद्र पर बना कोण उसी त्रिज्य खंड पर परिधि पर बना कोण हमेशा केंद्र का आधा होता है। इसलिए कोण जो है यहाँ पे देखिए चित्र में, यानी कि अगर यह पता चल गया कि यह कोण जो है 100 अंश है, तो इस पर बना कोण हमेशा कितना हो जाएगा, 50 अंश हो जाएगा, क्योंकि इसी त्रिज्यखंड पर तो बना हुआ है। तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल इसी त्रिज्यखंड पर बना हुआ है। ठीक है, अगर यह 50 अंश है और यह है आपका जो है 100 अंश है, तो ये जाहिर सी बात है आपका 50 अंश होगा, क्योंकि जो है त्रिज्यखंड जो होता है, जो परिधि बनता है, वह केंद्र का हमेशा कोण आधा ही होता है। ठीक है, चलिए अब इसको हम देखते हैं आगे। आप क्या करेंगे आगे, अब यहाँ आगे क्या, केंद्र पर बना कोण उस त्रिज्यखंड का परिधि पर बना कोण हमेशा केंद्र का आधा होता है। इसलिए कोण BAC बराबर 1/2 बराबर कोण BOC जब करेंगे तो कोण BAC का मान निकल के आएगा आपका 50 अंश। कितना आ जाएगा, 50 अंश। कोण BAC का मान कितना, कोण BAC का मान 50 अंश आ जाएगा। जो हमें BAC का मान ही तो पूछा गया, यही मान पूछा, यही मान आपका निकल आया। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में एक बार हम इसको जूम करके फिर से बता दे रहे हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यह 40 अंश दिया गया है, यह भी आपका 40 अंश भी होगा, क्योंकि जो है जब किसी भी, जैसे देखिए ये त्रिज्या है, यह त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या है, तो किसी भी दो त्रिज्याओं को मिलने वाली जो ये रेखा होती है उस पर बना कोण दोनों बराबर होता है। अगर यह 40 अंश है तो यह भी 40 अंश होगा। ठीक है, तो जब यह 40 अंश है, यह 40 अंश है, तो कितना हो जाएगा, 40 40 80, और यह आपका कितना हो जाएगा, यह आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर यह 100 अंश है तो इसके ऊपर यह बना कोण हमेशा जो है इसका आधा हो जाएगा, तब यह आपका हो जाएगा 50 अंश। अगर यह 50 अंश है तो यही तो पूछा है, BAC का कोण का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक थ्योरम बनती है, किसी भी त्रिभुज का
अंतः कोण जो वृत्त पर बना कोण होता है, परिधि पर बना कोण उसी त्रिज्यखंड का आधा होता है। यानी कि अगर ये 100 है तो ये हमेशा जो 50 होगा, अगर ये 50 है तो ये हमेशा वृत्त पर बना कोण जो है केंद्र पर हमेशा 2 गुना होगा। ये आप याद करके चलिए, ठीक है। ये जो है थ्योरम यानी कि यह रूल होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक सवाल और अगला है, एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई। यहाँ पे एक मान लीजिए वृत्त कोई है, उस पर एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई जिसका केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे यही है, देखिए है, देखिए यहाँ पे यह जो है यह 10 सेंटीमीटर है। कितना है यहाँ पे? यह 10 सेंटीमीटर है। और यह है आपका जो है कितना है? यह आपका 12 सेंटीमीटर है। अब बोला है कि इसकी जो है माप ज्ञात कीजिए, इसकी माप ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसका हम आधा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर आधार का। तो हम लगाएंगे आधार का वर्ग धन, आधार का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। कर्ण का वर्ग हमें पता नहीं, तो मान लीजिए x स्क्वायर मान लेते हैं, तो 25 हो जाएगा प्लस 12 पर 144 हो जाएगा। दोनों जोड़ लेंगे 169 हो आपका हो जाएगा बराबर x का स्क्वायर है। x बराबर कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 13। यानी कि यहाँ पे यह जो आ जाएगा आपका 13 है आपका सेंटीमीटर, आपका इसका कर्ण आ जाएगा यानी कि त्रिज्या आ जाएगी। तो बस यही चीज़ हम क्या कर रहे हैं, इसको हम निकाल दिए हैं। तो चलिए देखिए हम कैसे निकालें इसको, जो है इसको जो हल किए इसको हम दिखा देते हैं आपको। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, OC बराबर 12 सेंटीमीटर और CB बराबर 5 सेंटीमीटर, यह जो दिया गया है। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर OA है या OB है, दोनों में से हम कोई मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, OB का स्क्वायर बराबर अंडर रूट में OC प्लस CB हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे गलती से हम भूल गए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, OB बराबर अंडर रूट में 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। जब इस पर हल करेंगे तो OB बराबर आपका आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, यानी कि यह त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 13 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है सारा कुछ एक ही वीडियो से, आपको पता लग रहा है कि हाँ इससे हमारा बेनिफिट होगा या बेनिफिशियल वीडियो होगा, तो आप जो है लाइक कर दीजिएगा और लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो इस PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके हम दे दिए हैं, ठीक है। और भी तमाम उस पर अपडेट जो टेलीग्राम पे मिलती रहती हैं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, चित्र O में चित्र में वृत्त O केंद्र है। तो वृत्त O क्या केंद्र है। कोण OBC बराबर 15 अंश, OBC बराबर 15 अंश दिया गया है तथा कोण BAC और BEC का मान जैसे BEC का मान ज्ञात कीजिए। चलिए दोनों का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, मान ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि BA बराबर CA, B और यहाँ पे ये है BA बराबर CA, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। BA बराबर CA, ये दोनों भुजा बराबर है क्योंकि यह जो है एक ही त्रिज्या से दोनों जुड़े हुए हैं और दोनों एक ही बिंदु पे जुड़े हैं, इसलिए ठीक है। क्योंकि हमेशा यह जो त्रिज्या है यह हमेशा जो बराबर होता है, क्योंकि त्रिज्या जो सर्कल पे सभी त्रिज्याएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, BA बराबर CA आपका हो गया। अब इसके बाद तब बराबर होगा, इसलिए कोण ABC बराबर कोण ACB होगा। कोण ABC बराबर कोण ACB होगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, यानी कि यह कोण और यह कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। तब त्रिभुज OB में, त्रिभुज OBC में, त्रिभुज OBC में 180 अंश माइनस 15 अंश प्लस 15 अंश, क्योंकि यह भी आपका 15 अंश आपका हो जाएगा, ठीक। जब आपका 15 अंश आपका हो जाएगा
तो हम इसको जब घटाएंगे तो BOC कोण BOC यानी कि यह वाला जो कोण है यह आपका निकल के आएगा 150। तो अभी हम इसके पहले एक थ्योरम पढ़े हैं, किसी भी वृत्त पर बना हुआ केंद्र में कोण उस पर परिधि पर उसी त्रिज्यखंड से बना हुआ कोण हमेशा उसका आधा होता है। अगर ये आपका 150 है तो यह भी आपका कितना हो जाएगा आपका ये 75 आपका हो जाएगा। ठीक, अगर ये 150 है तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 75 हो जाएगा, क्योंकि ये थ्योरम के अनुसार ये जो है आधा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लगाया भी है, ओ केंद्र बिंदु से बना परिधि पर कोण केंद्र का आधा होता है, तब कोण BAC बराबर 150/2 = 75 अंश आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला चतुर्भुज ABEC एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए आमने सामने के कोण का योग हमेशा 180 अंश होता है, इसलिए कोण BAC + BEC बराबर 180 अंश होगी। यानी कि आप चित्र में समझिएगा कौन सा कोण। अब आपका समझिए ऐसे चित्र में, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे देखिए एक चक्रीय चतुर्भुज बनता है, ये लेकर आपका चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। ठीक, तो ये कहा जाता है कि आमने और सामने का जो है कोण मिला के 180 अंश होगा, और यह आमने सामने का कोण मिला के आपका 180 अंश होगा। तो अगर यह है आपका 75 अंश निकाले हैं अभी, तो यह कितना हो जाएगा, 180 अंश माइनस 75 अंश हो जाएगा। तो जो घटाने पे आपका आ जाएगा 105 अंश। कितना आ जाएगा, 105 अंश। इसलिए आपका यह जो है मान आपका 105 अंश निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए कोण BAC + BEC बराबर 180 अंश, तो 75 अंश + BEC बराबर 180 अंश, तो कोण BEC बराबर 180 अंश माइनस 75 अंश कर लेंगे तो आपका हो जाएगा कोण BEC बराबर 105 अंश। आपका राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप थोड़ा सा भी ज्योमेट्री पढ़े हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। अब देखिए, अब इसको क्या करना है, रचना करना है। यह आपका इतना प्रश्न हो गया, इतना क्या है आपका, ये प्रश्न है आपका इतना। अब यहाँ से हल है। देखिए अब हल पे हम क्या करेंगे, देखिए कैसे कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले रचना क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, फिर बिंदु Q को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त और खींचा। ठीक, इसके बाद Q से 2 सेंटीमीटर और P रेखा को बढ़ाया। जो ये P रेखा है इसको हमने 2 सेंटीमीटर यहाँ से बढ़ाया। फिर स्पर्श रेखा बिंदु बिंदु A तथा B को मिलाया, यानी कि जो बिंदु A है, अब देखिए बिंदु A यहाँ पे है और बिंदु P यहाँ पे है, इसको क्या किया, बिंदु A से और B को जो है क्या किया, मिलाया। यहाँ पे हो जाएगा P, यहाँ पे बिंदु A और P को मिलाया, यहाँ पे इसको मिला दिया। ठीक है, और बिंदु P से और बिंदु B को भी मिलाया। ठीक है, आगे लिखे होंगे हम, चलिए आगे दिखाते हैं। यानी कि अच्छा इसकी क्यों रचना ही करनी है, तो बस हम एक लाइन और हम इसमें रचना कर देंगे। बिंदु P और बिंदु B को भी हमने जो है मिलाया। जैसे हमने यहाँ पे बिंदु A तथा बिंदु P को मिलाया, इसके बाद फिर लिखेंगे कि बिंदु P को बिंदु B से भी मिलाया। ये आपके हो जाएगा रचना, आपका ही हो जाएगा। इस प्रकार हम रचना करेंगे। ठीक है, और इस प्रकार चित्र बना लेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका, एक शंकु के आधार पर त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तथा शंकु का आयतन व वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए शंकु कुछ इस प्रकार होता है, दिया गया शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया गया, शंकु की त्रिज्या दिया गया है, 2 चीज़ दिया गया, तीसरा पूछा है। ठीक है, तो हम तीसरा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस से हम ये जो है तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम देखें ऊंचाई निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा ऊंचाई लगभग देखिए यहाँ पे कितना आ गया है। पाइथागोरस थ्योरम से इसकी ऊंचाई आ गया 12.5 आपका आ गया। कैसे आ गया, तो यल का वर्ग यानी तिरछी ऊंचाई यही है, तो ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर जब करेंगे तो यल स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 12 का स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब हल करेंगे तो आपके तिर्यक ऊंचाई आ जाएगा 12.5। तो जब 12.5 सेंटीमीटर जब तिर्यक ऊंचाई आ जाएगा तो सूत्र है वक्रपृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई आर एल पे पाई का मान 22/7 लिख देंगे और आर का मान यानी कि त्रिज्या है तो 3.5 लिखेंगे, या 3.5 को हम 7/2 कर सकते हैं। ठीक है, फिर यल का मान कितना है जो 12.5 कर लेंगे। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो जब हल करेंगे तो आपको हो जाएगा 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्रपृष्ठ आ जाएगा। और इसका आयतन ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या करेंगे 1/3 लिखेंगे और 22/7 लिखेंगे पाई का मान, और आर स्क्वायर मान त्रिज्या का मान लिखेंगे 2 बार 7/2 गुणे 7/2 गुणे 12.5 लिख देंगे। सॉरी, जो इसकी ऊंचाई लिखेंगे 12। तो जब इसको हल करेंगे तो यह आपका 154 घन सेंटीमीटर आपका शंकु का आयतन आपका आ जाएगा। देखिए शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका आयतन का सूत्र होता है। और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। एल बराबर होता है तिर्यक ऊंचाई। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल है गुणनखंड। गुणनखंड देखिए करना है 12y² माइनस वाई माइनस 1 का गुणनखंड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 12y², यहाँ पे हम तोड़ेंगे -4y प्लस 3y, यानी कि जोड़ने घटाने पे ये बीच वाला आना चाहिए और गुणा करने पे ये लास्ट वाला आना चाहिए। ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक, अब देखिए अब पहला पद और लास्ट वाले पद से सबसे पहले हम गुणा करते हैं, यानी कि 12 एकम 12। अब समझ लीजिए यहाँ पे ये 12 हो गया। ठीक, तो देखिए 4 तिहाई 12, यहाँ पे ये 12 मिल रहा है लास्ट वाला, और -4 और +3 जोड़ने में कितना हो जाएगा -1 आपका हो जाएगा, यानी कि -1y। तो यानी कि ये संतुष्ट हो रहा है, यानी कि ये सही है। तो चलिए हम इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 12y² -4y प्लस 3y -1। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे 4y कॉमन ले लेंगे, 3y -1 बचेगा अंदर, फिर बचेगा बाहर यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे, फिर आपका हो जाएगा 3y -1। इस प्रकार करेंगे तो आपका यहाँ पे हल होके 4y + 1 3y -1 आपका आ जाएगा गुणनखंड आपका। ठीक है, चलिए दूसरा गुणनखंड देखते हैं। देखिए हम एक टाइप का जो कई सवाल लिए हैं। ठीक है, ताकि आपको जो मान लीजिए पहले सवाल में ना समझ में आए दूसरे सवाल में आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, गुणनखंड तो आपको आता ही होगा। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे। x² 5x - 2x - 10 है। यहाँ पे जो है +3x है ना, तो इसको जब तोड़ेंगे तो 5x + -2x में जब टूटेगा तो ये आपका जोड़ने पे आपका जो है +3x हो जाएगा और गुणा करने पे आपका -10x हो जाएगा। ठीक, तो इसके बाद जब गुणनखंड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x - 2 आपका हो जाएगा और x + 5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए x यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना 5 बचेगा, तो x + 5 हो जाएगा। यहाँ पे -2 कॉमन जब लेंगे तो यहाँ बचेगा x + 5 बचेगा। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट वाला जो होता है जब दोनों सेम आ जाता है ये चीज़ें और ये चीज़ें जब दोनों सेम आ जाता है तो उसको एक बार लिखते हैं और बचा हुआ भाग जो है उसको एक में करके लिख लेते हैं। यही आपका गुणनखंड आपका हो जाता है। जैसे एक यहाँ पे हम चलिए करके दिखा देते हैं, इसको हम जूम करते हैं थोड़ा सा और यही सवाल हम करके दिखा देते हैं आप लोग कैसे गुणनखंड किया जाता है। x² + 3x - 10। देखिए हमें ध्यान ये देना होता है कि देखिए पहला पद ये है, पहला पद आपका ये है और इसका इसमें गुणा होता है तो ये क्या आपका हो जाएगा 10x² आपका हो जाएगा। पहली बात तो ये होता है। दूसरी बात होता है इसका गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे x², अब इसको तोड़ेंगे जोड़ने पर ये आना चाहिए और गुणा करने पर ये आना चाहिए 10x² आना चाहिए। तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है, ये रूल हम फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अगर 5x माइनस अगर हम 2x कर लेंगे तो 5 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा।
आप बोलेंगे हाँ ठीक है। अब 5x और गुणे 2x करेंगे तो 5 दूना 10 और प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो 5 दूना 10 एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो आप कहेंगे हाँ ये भी सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के रूप में हो जाता है, क्योंकि पहले पद का और लास्ट पद का गुणा हो जाता है। तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है। तो 5x माइनस 2x माइनस आपका क्या है, आप लिखेंगे हम, लेकिन 10 ही लिखेंगे, ठीक, एक्स स्क्वायर लिखेंगे नहीं, ठीक। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x 2 है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। अब हम क्या करेंगे, एक x कॉमन ले लेंगे। चलिए एक x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचे क्या, एक x बचेगा और प्लस बचेगा 5। चलिए 5 लिख लेंगे, क्योंकि इसमें से तो एक कॉमन हो गया। अब बचेगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस अगर हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बचे क्या, x बचेगा। फिर यहाँ पे जब 2 से जब 10 में भाग देंगे तो कितना बचेगा, जब 2 का 10 में जब भाग देंगे तो 2 बचे 10, यहाँ पे बचे कितना, x प्लस 5। अब देखिए, अब समझिए, अब ये वाला x प्लस 5 और ये वाला x प्लस 5 दोनों सेम हो गया, इसको एक बार लिखेंगे x प्लस 5, ठीक। अब x ये वाला और -2 इसको क्या करेंगे, x -2 एक बार इसको कर लेंगे, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही आपका क्या सही उत्तर हो जाएगा। आपको इतनी बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई तो वीडियो लाइक करेगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं, चलिए हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं, इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब देखिए पूर्ण वर्ग बनाने वाला एक सवाल आ गया है, क्या जोड़ा क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बना के जो गुणनखंड किया जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4x² प्लस 12xy में क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है हम 3y² जोड़ देंगे प्लस 3y² घटा लेंगे, यानी कि 3y² को जोड़ने घटाने पर जो है गुणनखंड आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए कैसे करते हैं, यानी कि इसको जब हम करेंगे तो ये आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के रूप में आपका ये हो जाएगा। तो जब इसको तोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 3y आपका हो जाएगा। अब ये कैसे हो जाएगा, इसके ऊपर एक लाइन देख लेते हैं, 2x की पावर 2 यहाँ पर हो जाएगा 2ab के रूप में आना चाहिए। तो 2 दूना 4x और 4 3 12xy आपका यहाँ पे आ गया बीच वाला, और यहाँ पे हो गया 3y² आपका यहाँ पे भी हो गया। तो यानी कि यह हमारा चीज़ मामला सही है कि हम 3y² ही जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो यह आपका हो जाएगा 2x प्लस 3y की पावर आपका इतने के मान आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y² आपका हो जाएगा। कैसे, a स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, ऐसे ही किए हैं, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अब -3y का स्क्वायर जो है यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। अब इसको हल करेंगे, एक ब्रैकेट में a धन b, एक ब्रैकेट में a ऋण b, इस प्रकार हम इसको हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको a धन b किए हैं, a ऋण b किए हैं, तो 2x प्लस 3y कर दिए, और इसमें एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 3y माइनस 3y कर दिए हैं। तो इसके बाद जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 6y आपका हो जाएगा, और इधर आपका 2x आपका बचेगा। तो यही आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है x² माइनस x माइनस 42 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 7x प्लस 6x हो जाएगा। तो 7 6 42 टूट गया, तो x कॉमन लेंगे, x माइनस 7 और प्लस 6, x माइनस 7 यहाँ पे जो हो जाएगा। तो दोनों 2 बार आ गया x माइनस 7, तो उसको हम एक बार लिख देंगे, और x प्लस 6 जो है एक बार लिख देंगे। यही आपका गुणनखंड आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए यहाँ पे एक और यहाँ पे गुणनखंड है, a प्लस b प्लस c का स्क्वायर प्लस 2abc प्लस ब्रैकेट में a माइनस b माइनस c फिर प्लस a माइनस b माइनस c का स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए। अब a b c इसमें हो जा रहा है कन्फ्यूजन, तो हम क्या करेंगे, a प्लस b प्लस c बराबर x मान लेंगे, और a माइनस b माइनस c बराबर y मान लेंगे। अब ये गुणनखंड हो गया आसान। अब हम क्या करेंगे, x²
प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इतना करने के बाद हमारा गुणनखंड हो गया सबसे आसान। तो अब इसको हम हल कर लेंगे, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल हल कर लेंगे। तो अब यह हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर के रूप में यह हो गया। तो अब यह जब x प्लस वाई का होल स्क्वायर के रूप में है तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे x और y का मान रख देंगे फिर से दोबारा। तो x y का मान जब रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पे एक माइनस बी और माइनस सी प्लस बी से और प्लस सी से कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, 2a की पावर 2, यानी कि स्क्वायर है ये। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 a स्क्वायर आपका हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या आपको सवाल समझ में आया? अगर सवाल समझ में आया तो आप जो है वीडियो को लाइक करिएगा, बाकी मित्रों के पास शेयर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ से हमारी ये कोशिश है आपको जो है पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन जो है इस एक वीडियो से आपको जो है पेपर में देखने को मिल जाए, ठीक है। इसलिए इसे जो है हम रैपिड फायर सीरीज के नाम से भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत तेज़ी से रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए भाग है, भाग भी आपको पूछ सकता है। तो भाग है तो चलिए हम भाग देना सीखते हैं। बहुत लोगों को भाग देना नहीं आता है अलजेब्रा का, तो धीरे धीरे हम इसको बताएंगे। 3x माइनस 8 है, यहाँ पे है 9x की पावर 3 माइनस 45x की पावर 2 प्लस 71x माइनस 40, ये है दिया गया भाग देने के लिए। तो सबसे पहले कितनी बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे। 3 बार ले जाएंगे, 3 त्रिक 9x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्यूब में है तो x स्क्वायर एक बार अगर हम ले जाएंगे तो 3 त्रिक 9x की पावर 3 आपका हो जाएगा। तो आप बोलेंगे हाँ, तो एक पद आपका हमेशा कटना चाहिए, ये आप कोशिश करके चलिए। तो देखिए 9x स्क्वायर बार ले गए 3x स्क्वायर बार, तब ये 9x स्क्वायर की पावर 3 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x की पावर और माइनस यहाँ पे 8 से जब गुणा करेंगे 8 तक 24x स्क्वायर हो जाएगा। जब भी घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 21x स्क्वायर बचेगा, और प्लस उतार लेंगे यहाँ पे 71x उतार लेंगे। अब इसको हम ले जाएंगे 7x बार, तो 7 त्रिक 21x स्क्वायर आपका हो जाएगा, और 7 और 8 56x, तो ये भी आपका कट जाएगा। जब घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 15x, फिर प्लस 5, फिर 5 वाले जाएंगे, 5 यहाँ 15x माइनस 5 8 40, यह पूरा का पूरा कट गया था। यानी कि उत्तर आपका हो जाएगा भागफल 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, ये आपका हो जाएगा, ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब उतना धीरे धीरे हम यहाँ पे इस लास्ट एग्ज़ाम टाइम हम नहीं बता पाएंगे कि आपको इसको हम कैसे भाग करते हैं, धीरे धीरे एक एक चीज़ एक एक, क्योंकि समय जो है बहुत ज़्यादा नहीं तो लगेगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17 में x प्लस 3 से भाग देकर शेषफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखिए भागफल, यहाँ पे शेषफल हो गया गलती से, भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हम x बार गुणा करेंगे x प्लस 3 से, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3x हो जाएगा, क्योंकि जो x बार जब इस पूरे पद में जब गुणा करेंगे तो आपका यही आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक पद कट ही जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 5x, उतार लेंगे 17, तो 5 बार जब जाएगा यह भाग तो 5x प्लस 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे शेषफल आ जाएगा आपका 2। इसका हम सोचिए आपको सेकंड मेथड भी बता दें, लेकिन सेकंड मेथड आपका तब लगेगा जब यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, यानी कि पूरी संख्या कटनी चाहिए, तभी जो है इसमें जो है देखिए इसमें हम लिखे भी हैं कि इसमें नहीं लगे क्योंकि यहाँ पे शेषफल 2 बचा है। हाँ लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम इसमें केवल देखिए जैसे क्या है, अब इसमें से अगर 2 कम कर दें, इसमें 17 में से अगर हम 2 कम कर दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 आपका हो जाएगा, तब ये आपका काम कर जाएगा तुरंत, ठीक। चलिए लेकिन यहाँ पे जो है 17 दिया गया, इसलिए यह काम नहीं किया ट्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला देखिए भाग है यहाँ पे 9a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 18a स्क्वायर को 3a से भाग दीजिए। तो 3a से भाग दिए तो 3a गुणे 3a बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, 3 त्रिक 9a स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ऐसे करिए 3a गुणे 3a करेंगे तो कितना हो जाएगा 3a,
तो 3 त्रिक का 9 और ए गुणे ए, तो ए स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे 9a²। अब इसको घटा देंगे, पूरा कट जाएगा। नीचे उतरे कितना 24a, तो 24a बार ले जाना है अब, तो अब क्या करेंगे, तो 8 बार ले जाएंगे, तो 8 त्रिक 24a हो जाएगा, तो ये भी आप कट जाएगा। 18a² उतार लेंगे। अब इसको हम 6 बार ले जाएंगे, 6a बार ले जाएंगे, तो 6a से कितना बार जाएगा, 3a से जब गुणा करेंगे तो 3 छक 18a², तो ये भी आपका कट जाएगा। तो यानी आपका जो है यह भाग चला गया। ये कितने नंबर गया, 3a - 8a + 6 बार गया। चलिए अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपका, अगला टॉपिक है अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात से आपका सवाल पूछा जाता है, यदि 5, 15 x एवं 108 समानुपाती हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार लिखेंगे, तो इसका होता है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल आपका होता है। यह आपका थ्योरम होता है, बाह्य पदों का गुणनफल = अंतः पदों का गुणनफल होता है। तो 15 × x कर लेंगे और 5 × 108 कर लेंगे। तो 15 × x बराबर 5 × 108 करेंगे, तो ये जब कैंसिल करेंगे, जब हल करेंगे, तो 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5, फिर 3 से इसमें भाग देंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 36 आपका हो जाएगा। तो यानी कि इसका 36 जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब दूसरा देखिए समानुपाती वाला सवाल है, ऐसे ही पद दिया गया, तो इसका अंतः क्या करेंगे, गुणा करेंगे और बाह्य का बाह्य में गुणा करेंगे। ठीक, तो 18 × 8 कर लेंगे, x × x कर लेंगे, तो x² बराबर कितना हो जाएगा 144, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 आपका आ जाएगा। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ओ 1 सेकंड, थोड़ी ये जो है उल्टी हो गया है। एक सेकंड, इसको हम देखें नहीं, ये वाला जो है पेज जो है हमें हमारे समझ से उल्टा हो गया। देखते हैं कितना पेज उल्टा हुआ है। नहीं, केवल एक ही पेज आपका उल्टा हुआ है। तो आप जो है जब देखिएगा वीडियो, तो आप जो मोबाइल उल्टा करके देख लीजिएगा। ठीक है, या कैसे समझाएं, क्योंकि अगर आप वीडियो को अगर आप उल्टा करेंगे तो आप में भी फिर उल्टा चलने लगेगा। चलिए ठीक है, अच्छा एक ही केवल पेज की बात है, एक ही सवाल की बात है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए पहला आपका है, यदि लखनऊ से कानपुर की बीच की दूरी, यदि लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 3:8 के अनुपात में है, तो लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक, तो चलिए देखिए, अब जैसे देखिए कहा गया है लखनऊ, ये है लखनऊ से कानपुर के बीच का अनुपात दिया है 3, और कहा है लखनऊ से इलाहाबाद का अनुपात 8 दिया गया है। देखिए हम इस प्रकार ये इंडिकेट में बना दें ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक, तो अब इसके बाद पूछा गया है कि लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी कितना है, 200 किलोमीटर। लखनऊ से इलाहाबाद की बीच की दूरी कितना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना है, 200 किलोमीटर। आप बोलेंगे हाँ ठीक है, तो अगर ये 200 किलोमीटर है तो ये अनुपात में कितना दिया है, 8 के बराबर दिया है, यानी कि 8 के बराबर अगर ये 200 दिया गया है तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 25 × 200, ये आपका कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब पूछा गया 3:8 का अनुपात जो है बता दिए, और लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या है, तो यानी कि लखनऊ से कानपुर की बीच की दूरी पूछा है। अगर 1 का मान 25 आया तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 25 × 3 = 75, यानी कि 75 किलोमीटर टोटल दूरी आपकी आ जाएगी लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी। ठीक है, चलिए आगे करके देख लेते हैं हम। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए हमने दिया गया है, माना क्रमशः x 3x और 8x ये अनुपात में दिया गया, तो इलाहाबाद के बीच की दूरी है 200 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम निकाल लें 8x बराबर, अगर 200 दिया है तो x बराबर आपका 25 किलोमीटर आपका आ जाएगा। लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 3 × 25 करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 75 किलोमीटर आपका आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अगला सवाल है,
यह भी जो है थोड़ा अच्छा सवाल है। चलिए, एक आदमी किसी कार्य को 40 दिन में करता है, बताइए 30 आदमी कितने दिन बाद हटा दिया जाए कि शेष काम 75 दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए 50 आदमी 40 दिन में कार्य करते हैं तो ये टोटल 2000 कार्य होता है। आप बोलेंगे हाँ ठीक है, तो 30 आदमी को हटा देने पर 20 ही आदमी तो काम करेंगे। ये पूछ रहा है 30 आदमी कब हटा दिया जाए, यानी कि हम कहें चाहे जब हटाए जाएं, लेकिन 20 आदमी तो हमेशा कमा करेंगे। तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है। तो ये कहा है कि शेष काम 75 दिन में पूरा होगा, यानी कि जो 30 आदमियाँ कमा के उसको छोड़ के जो काम किए उसको काम किए होंगे, उससे नहीं मतलब है। लेकिन जो बाकी जो 20 आदमियाँ कमा के वो तो 75 दिन में कमा ख़त्म किए होंगे। तो आप कहेंगे हाँ ठीक है। तो 20 गुणे 75 करेंगे तो आपका टोटल काम कितना ख़त्म हुआ है, 1500 काम ख़त्म हो चुका है। यानी कि 20 आदमी जो मिल के 1500 काम ख़त्म कर दिए, लेकिन टोटल काम कितना है, 2000 काम है। तो हम क्या करेंगे कि 2000 काम तो है, लेकिन अभी 500 काम बचा हुआ है। यह 500 जो काम है 2000 में से अगर 1500 घटाएंगे तो 500 काम तो पूरा करना है अभी। तो उसी 500 पूरा करने के लिए हम सबसे पहले कितना आदमी लगाए थे, पहले हम 500 पूरा काम करने के लिए हम 50 आदमी लगाए थे, यानी कि सभी आदमियों से हम काम कराए थे। तो हम 50 आदमी से जो हम भाग देंगे इसमें कितना दिन लगेगा, तो शेष कार्य करने को 10 दिन लगेगा। कितना, 10 दिन। कितना लगेगा, 10 दिन लगेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस पेज को थोड़ा सा उल्टा हो गया है, नहीं तो हम और अच्छे से इसको समझाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको जो है हम इस साइड ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए अब आपका आ गया है लघुगणक का सवाल। लघुगणक का सवाल क्या होता है, जो कि यहाँ से 2 से 3 नंबर एकदम कन्फर्म पूछा जाएगा। जैसे कहा कि log a की पावर 2 की पावर 3 प्लस x प्लस 3 है, और यहाँ पे क्या किया, log a की पावर 64 दिया गया है। इस कैसे हल करेंगे, देखिए इसमें कहा गया है log, यहाँ पे देखिए मैं इसे हल कर देंगे, log a की पावर 2 की पावर, एक सेकंड सॉरी, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया, log a की पावर 2 की पावर x प्लस 3 है। ठीक, और यहाँ पे बराबर है log a की पावर 64। अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। तो चलिए हम इसको 2 की पावर 6 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 2 की पावर 6 है। अब ये चीज़ें 2 की पावर x प्लस 3, 2 की पावर 6, ये इतना हो गया बराबर। तो हम x की पावर 3, x की पावर 3 है और बराबर 6 लिख सकते हैं क्या, ये 6 के बराबर हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि ये दोनों कट जाए, क्योंकि ये दोनों हैं बराबर। तो क्या करें, x प्लस 3 बराबर 6 है, तो x बराबर इधर 3 है तो इधर जा घट जाएगा, 6 माइनस 3 कटेगा, कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा आपका। यही चीज़ें हम क्या किए हैं, इसको जो है इसको देखिए यहाँ पे हम डिफाइन किए हैं। तो x प्लस 3 बराबर अगर हम 6 कर लेंगे, तो x प्लस 3 बराबर अगर 6 है तो इधर 3 जाके घट जाएगा, तो x बराबर आपका 3 आ जाएगा। सेम ये चीज़ें ये इसके बराबर है, बस इतना अगर आप समझ लें तो आपका काम हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। log 2 की पावर x बराबर 5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें होता क्या है, x का मान इधर पूछा गया तो ये इधर चला आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, बस इतना होता, आपस में ये इंटरचेंज हो जाता है। तो 2 की पावर 5 है, यहाँ पे बराबर x आपका हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 32 आपका हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है log a की पावर 2 की पावर x प्लस 4 है। ये देखिए ये थोड़ा सा हम बराबर में लिख दें, लेकिन ये 2 की पावर में है x प्लस 4। ठीक है, और log a की पावर 256 है। तो अब इसको क्या करेंगे, देखिए अब ये चीज़ें जो है, देखिए अब इसको हम 2 की पावर 8 कर सकते हैं जब, तो ये a की पावर 2 और a की पावर 2 इसको काट लेंगे हम,
आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल कट जाएगा। तो x की पावर 4 अब यहाँ बराबर 8, ये दोनों को हम बराबर कर लेंगे तो इधर जाके 4 घट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 आपका आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है log 3 की पावर 0.9 का मान ज्ञात कीजिए। 0.9 है, यहाँ पे 1 दशमलव लगा है। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कह सकते हैं 0.3 की पावर हम 2 लिख सकते हैं। अगर 0 की पावर 3 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 ये आगे आ जाएगा आपका, तो 2 log 3 की पावर 0.3 आपका हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, किसी की पावर 0 में हो तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, या किसी की पावर 3 हो तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यह लघुगणक में केवल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुणे 1 करेंगे तो यहाँ पे इसका उत्तर आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को यहाँ पे देखते हैं। log 4 बटे log 2, अब इसको भाग देना तो कितना आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जैसे आप पढ़े होंगे कि यम बटे यन है तो यहाँ पे हो जाएगा यम गुणे यन की पावर -1। क्या आप ये चीज़ पढ़े हैं अलजेब्रा में, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल पढ़ें। तो बस यही रूल यहाँ पर लगा देंगे। चलिए लगाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, log 2 की पावर 2 हम लिख सकते हैं, तभी तो 4 हो जाएगा। चाहे वो आप चाहे लिखिए चाहे 2 की पावर 2 लिखिए। फिर यहाँ पे माइनस में जब ये चीज़ ऊपर जब जाएगा माइनस में log 2 हो जाएगा, तो जब घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये जो 2 की पावर 2 है यहाँ पे हो जाएगा 2 log 2 हो जाएगा माइनस log 2। तो 2 log 2 में से 1 log 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा 1 log 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 log 2 आ जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा log 2। कितना आ जाएगा log 2, इसलिए इसका राइट आंसर आपका log 2 आपका आ जाएगा। ठीक है, ऐसे समझिए आप, जैसे मान लीजिए 2 log 2 माइनस log 2। अब 2 log 2 में से 2 log 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 log 2 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सिद्ध कीजिए 5 log 3 माइनस log 9 बराबर log 27 है। इसको सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और जब इसको 3 की पावर 2 है तो इसको हम आगे जब अगले पद में इसको हम आगे 2 लेंगे, 2 को हम जब पावर को हम 2 log 3 कर लेंगे। आप कहेंगे हाँ ठीक है, यहाँ पे कितना है 5 log 3 है, तो 5 log 3 माइनस 2 log 3 जब घटाएंगे कितना आ जाएगा log 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना है बराबर log 27 है ही है, यहाँ पे नीचे उतर रहा है। यहाँ पे जब 3 है तो यही जो है पावर में जाके जुड़ जाता है, तो जब पावर चला जाएगा तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, तो जब 3 की पावर 3 चला जाएगा तो log 27 आपका हो जाएगा। तो log 27 बराबर log 27 हो गया, तो यानी कि LHS बराबर RHS आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और लघुगणक का सवाल है 2.7 बटे 11.3 है। इसको लघुगणक की सहायता से हल करिए। तो इसमें क्या करेंगे, log x बराबर log 2.7 माइनस log 11.3 होगा। देखिए 2.7 का लघुगणक का मान जो है आपके पेपर में दिया रहेगा, तो वहीं पर मान रखेंगे, इसके बाद इसको हल कर लेंगे। ठीक है, इसका मान यहाँ पे नहीं दिया गया है तो इस प्रकार हम इसको हल नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। जब आपके पेपर में जो देगा तो वहाँ पे उसका मान दिया रहेगा। ठीक है, तो आप लोग उसका मान रख दीजिएगा, बस हल हो जाएगा। निम्न को लघुगणक के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो 13 की पावर 2 बराबर 169 है, तो इसको लघुगणक के रूप में कैसे लिखेंगे 2 log 13 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2 log 13 = 169 लिख सकते हैं। अब इसको 10 की पावर -3 बराबर 1/10 की पावर 3 है, तो आपका हम लिख सकते हैं 10 की पावर log 10 की पावर -3 है, तो आपको क्या हो जाएगा -3 log 10 बराबर 1/1000 आपका हो जाएगा। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अब आपका लास्ट है समुच्चय।
क्या है, समुच्चय। समुच्चय में क्या होता है, केवल जैसे देखिए यदि ए बराबर, चलिए देखिए समुच्चय वाला क्वेश्चन, यदि ए बराबर 8, 12, 15, 16 और बी बराबर 8, 15, 17 और 20 दिया है, तो बोलेगा समुच्चय में ए यूनियन बी तथा ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। इसे यूनियन कहते हैं, इसे इंटरसेक्शन कहते हैं। तो देखिए समुच्चय ए इधर है, समुच्चय बी इधर है, तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए यूनियन बी में कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगी, बाकी सभी संख्याओं को लिख देंगे। आप बोलेंगे बस ठीक है, हमें यही इतना ही करना है, तो हम बोलें हाँ बस इतना ही कर देंगे, तो आपका ये समुच्चय बी आपका निकल जाएगा। तो देखिए ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में मतलब ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। देखिए 8 एक बार आया है, 2 बार आया, तो इसको एक ही बार लिखेंगे। 8, 12, 15, 16 ये पूरा लिख दिए, लेकिन 8 देखिए रिपीट किया, अब 8 नहीं लिखेंगे। 15 भी रिपीट किया, 15 भी नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे 17, 20, यानी कि कोई भी संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए, बाकी सभी संख्या को लिख देंगे। यह आपका हो जाएगा ए यूनियन बी। अब समझिएगा ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। ए इंटरसेक्शन बी में, तो आपका ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है कि दोनों में जो कॉमन संख्या होती है बस वही हम केवल लिख लेते हैं। जैसे इसमें 8 जो है, देखिए आप ऊपर देखेंगे संख्या में तो 2 बार आया है, और 15 भी 2 बार आया है। तो जो कॉमन संख्या होती है, जो 2 बार आता होता है, जो रिपीटेशन होती है जिन संख्या का, बस उसको हम केवल लिख लेते हैं। और कभी कभी ए तथा बी का अंतर पूछ देता है, तो जब ए तथा बी का अंतर पूछे तो हम क्या करेंगे, कॉमन वाले को हटा देंगे, बाकी सब लिख देंगे। जैसे ए माइनस बी बराबर 12, 16, 17, 20, ये सब कॉमन यानी कि नहीं, यानी कि रिपीटेशन नहीं हुआ है, तो इनको छोड़ देंगे, सॉरी इनको लिख लेंगे बाकी, और इन दोनों संख्या को छोड़ देंगे, तो यही आपका हो जाएगा ए माइनस बी बराबर आपका हो जाएगा। दो ही चीज़ पूछता है आपका, ये तो ए यूनियन बी पूछेगा या तो ए इंटरसेक्शन बी पूछेगा, ठीक है। तो इन दोनों को आप लोग अच्छे से समझिएगा। ए यूनियन बी में क्या होता है, सभी को लिख लेते हैं, लेकिन रिपीटेशन को रिपीट नहीं करेंगे। और ए इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, रिपीटेशन को जो है केवल एक बार लिख देंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे, ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। अब देखिए माध्य बराबर क्या होता है, किसी फैक्ट्री में 15 मजदूरों का प्रतिदिन की मजदूरी क्रम से इतना है, तो समांतर माध्य जो है ज्ञात कीजिए। तो देखिए समांतर माध्य बराबर होता है कुल मजदूरी होता है और बटे मजदूरों की संख्या होता है, ठीक। ऐसे समझिए जैसे औसत निकालते हैं, कुल मजदूरों की संख्या बटे कुल मजदूरी प्लस मजदूरों की संख्या, जिस प्रकार औसत निकालते हैं उसी प्रकार हम माध्य निकालते हैं, समांतर माध्य, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम जो है जोड़ लेंगे, तो जोड़ने के बाद जितना आएगा उसमें 15 से भाग दे देंगे, तो बस इसमें और कुछ करना ही नहीं। इसको जब हम जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 1320, कितना आ जाएगा 1320 आएगा, भागे 15 करेंगे तो ये आपका 88 आएगा। यही आपका उत्तर आपका हो जाएगा, जिस प्रकार हम औसत निकालते हैं। इसके बाद अगला आपका आता है माध्यिका निकालने के लिए आता है। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में जो है लगाएंगे। देखिए सबसे पहले हम आरोही क्रम में लगा देंगे, फिर इसके बाद इसमें जो बीच वाला होगा वही आपका माध्यिका हो जाएगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या है ना, 3 इधर काट लेंगे और 3 इधर काट लेंगे, यही आपका बीच वाला जो है आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। या अगर हम उस प्रकार नहीं ज्ञात कर पा रहे हैं तो हम सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। सूत्र क्या है, सूत्र है माध्यिका बराबर n+1/2 वहाँ पद, तो 7 संख्या है +1/2 कर देंगे, तो यानी कि चौथा पद आपका हो जाएगा। तो चौथा पद आपका कौन सा है, 151। ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों में बात एक ही है, ठीक है। अब बहुलक क्या होता है, बहुलक का मतलब होता है ऐसी संख्या जो दिए गए सारणी में जो कई बार आया है, जिसका रिपीटेशन कई बार हुआ। तो 12 क्या है, 12 आपका 1, 2, 3, 12 आपका 4 बार आया, तो ये क्या, इसका उत्तर आपका 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 जो है सबसे ज़्यादा बार आया है। तो कोई भी संख्या होगी जो सबसे ज़्यादा बार आया रहेगा वही उसका बहुलक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। आंकड़ों की माध्यिका क्या हो जाएगा, आयु दिया गया और विद्यार्थी दिया गया है। 11
12, 13, 14, 15, 16 आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे आय दिया गया है, अब यहाँ पे दिया जाएगा विद्यार्थियों की संख्या। अब माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे और बहुलक ज्ञात करने के लिए करेंगे। बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार आया है, तो बहुत बार का मतलब तो 5 ही बार तो यही आया, 13 तो यही आपका हो जाएगा माध्यिका, सॉरी बहुलक आपका हो जाएगा यही। लेकिन अब माध्यिका कौन होगा, माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम ऐसे करते हैं। चलिए देखते हैं हम आगे। सबसे पहले इसका हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। जैसे पहले हम आय लिख देंगे, फिर विद्यार्थियों की संख्या लिख देंगे, फिर संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं इसको जोड़ते जाएंगे। पहले 4 लिखेंगे, फिर 4 + 3 7, फिर 7 + 5 12, 12 + 4 16, इस प्रकार ऐसे ऐसे लिखते लिखते पूरा लिखेंगे। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम यहाँ पर माध्यिका बराबर निकालते हैं कि n + 1/2 पद। तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे, जब संचयी बारंबारता जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो 23 + 1/2 यानी कि 12वें पद का मान जो है वही आपका जो है हो जाएगा। तो यानी कि माध्यिका आपका हो जाएगा 13 आयु वाले विद्यार्थी आपके जो है माध्यिका के अंतर्गत यानी कि 12वें पद आते हैं। तो 12वां पद कौन है, चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए 12वां पद तो आपका यही तो है, तो 12वें पद में कौन सा आपका आ जाएगा, 13 वर्ष के आगे बच्चे, और विद्यार्थी कौन कितने हो जाएंगे, 5, यही आपका बहुलक भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा भी देख लेते हैं, अगर उसमें नहीं समझ में आया तो इसमें समझ में आ जाएगा। सारणी में 50 विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में दिया गया है, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यह भार दिया गया है, बारंबारता, अब संचयी बारंबारता हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। चलिए संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता में देखिए क्या करेंगे, भार है दिया, बारंबारता दिया गया है, संचयी बारंबारता क्या करेंगे, इसका गुणा करके निकाल लेते हैं। गुणा करेंगे तुरंत संचयी बारंबारता, गुणा करेंगे तुरंत संचयी बारंबारता निकल जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसका हम योग कर लेंगे। इसका योग करने के बाद और इसका योग करेंगे, बारंबारता का योग करने के बाद हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, जो आपका आ जाएगा वही आपका समांतर माध्य कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आपके इस लगभग 1.5 घंटे क्लास में जो हम पूरा मैथ आपका मैथ का पूरा नंबर हम जो है आपको इस एक ही वीडियो से आपको दिलाने की पूरा कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्र के पास जो है शेयर करिएगा। जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उसे बस इस एक वीडियो से अगर अच्छे 2-3 बार रिवाइज कर लेगा, इस PDF से पढ़ लेगा, तो आपको जो है क्या करेगा, परीक्षा में बहुत ज़्यादा अंक जो है गेन करने में मदद करेगा। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, बाकी लोगों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई आपको कन्फ्यूजन है। बाकी आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हैं, उसकी PDF भी हम इस पर डाल देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।